Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. Welcome to all. Good evening to all of you. जो लोग भी अभी गुड इवनिंग जो लोग भी ये ऑनलाइन हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आइए आइए सर, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने शायद 98 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 98 कर लिया था। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 98 कर लिया था हमने, जिसमें मैंने आपको बताया था 98 में कि लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा जो है उसको कौन सा पार्लियामेंट का कौन सा पार्ट बोलते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन है लोअर, अपर, लेफ्ट और राइट, ये चार ऑप्शन है। तो कल मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग। डिम्पल गुड इवनिंग, रजनीश गुड इवनिंग। तो कल मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। लोकसभा को हम अब लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, लोअर हाउस। उसके बाद टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, उसके बाद पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलर हाउस। अगर वही हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस, ठीक है। और सेकंड हाउस भी बोलते हैं, सेकंड हाउस। तो ये नॉर्मली पार्लियामेंट को, ये टर्म्स पार्लियामेंट के रिगार्डिंग यूज किए गए हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली अपने एग्जाम में ये पूछा है पॉपुलर हाउस, ठीक है, कि इनमें से किसे पॉपुलर हाउस कहा जाता है। तो लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है। रीजन, तो रीजन ये है कि आप जानते हैं कि मेजोरिटी का जो लीडर, मेजोरिटी जिस पार्टी की होती है उसी का चीफ, उसी का जो हेड होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। और फिर लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स में ही कैबिनेट जो है, कैबिनेट एस्टैब्लिश होती है। तो इसलिए सारे नॉर्मली जो जितने भी बिल्स हैं वो पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा में, उसके बाद फिर अगेन वो दूसरे असेंबलीज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम पॉपुलर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये लोअर हाउस की बात कर रहे हैं, तो लोअर हाउस हम किसको कहते हैं, लोकसभा को, ठीक है। तो 98 का राइट आंसर है ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है जी। तो 99 कह रहा है कि द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब मेंबर्स के का टेन्योर कितने ईयर्स का होता है। तो आप देखेंगे यहां पर मैं आपको दो डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिससे आपका आप काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में के दो सदन, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसको इसका आप देखेंगे टेन्योर 5 इयर्स का होता है, इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है। इसके इसमें जो मेंबर इलेक्ट होंगे उनकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए और इनकी 30 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, एबोलिश हो सकता है, और ये कभी भी एबोलिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स होता है और राज्यसभा का टेन्योर 6 इयर्स होता है। क्लियर, क्लियर हुआ। तो ये बात अपने को दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तो 99 का राइट आंसर है 5, ठीक है। 5 इयर्स है टेन्योर लोकसभा के मेंबर का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड। लोकसभा के डिबेट्स किस में प्रिंट किए जाते हैं। इन विच लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड। तो राइट आंसर इज डी, बोथ हिंदी और इंग्लिश। जो लोकसभा के डिबेट्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में प्रिंट होते हैं, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में सभी लोग पढ़ सके इजिली। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश
दोनों में ही ये डिबेट जो है वो प्रिंट होते हैं। तो राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में कितने सीट्स जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व है? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा? बताइए सर इकोनॉमी, बताओ इसका आंसर। 101 का आंसर बताइए। हाउ मेनी मेंबर्स, कितने रिजर्व है इसमें? 33% होता है। 33% कितने हुए? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, मुझे फटाफट रिप्लाई करे। 101 का आंसर रोहित, रजनीश, डिंपल, आंसर करो इसका, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। 33% सीटें रिजर्व हैं। 33%। मैंने आपको एक क्लू दे दिया, आप इसका आंसर बताओ। 33%। डिंपल, रोहित, वेरी गुड। राइट आंसर इज डी। 131 जो सीट्स हैं ये रिजर्व है किसके लिए? एससी एसटी के लिए। क्लियर? तो अभी आप देखेंगे कि नॉर्मली जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये क्लियर किया गया था कि 33% जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी, और उसके अकॉर्डिंग 131 जो सीटें हैं लोकसभा में वो रिजर्व है एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है जी कि हाउ मेनी सीट्स द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स इन लोकसभा ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा ऑफ आंध्र प्रदेश, बताइए। रोहित, नवीन, डिंपल, 25। वेरी गुड। राइट आंसर इज डी 25। और आप लोगों को मालूम होगा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया जाता है कि कितने मेंबर्स होंगे। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो है यूपी में, और आप देखेंगे यहां पर आंध्र प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोकसभा मेंबर्स की जो सीटें हैं वो है 25। राइट आंसर इज डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। पार्लियामेंट कंडक्ट डैश सेशन ईच ईयर। पार्लियामेंट का सेशन 1 ईयर में कितना ऑर्गेनाइज किया जाता है? बताइए, आंसर बताइए। 103 का पार्लियामेंट कंडक्ट डैश सेशन ईच ईयर। एक साल में कितने सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पार्लियामेंट के? हाउ मेनी सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय पार्लियामेंट इन ए ईयर? बताइए राइट आंसर, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। रोहित, नवीन, नॉर्मली आप देखेंगे यहां पर मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं, ये चीजें ध्यान में रहेंगी आप लोगों को कि देखो पार्लियामेंट के जो के सेशंस की बात है अगर, तो हम देखेंगे कि जो सेशंस हैं पार्लियामेंट के, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये सेशन कौन कौन से होते हैं मैं आपको नाम बता रहा हूं, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहला आप देखेंगे एक तो होता है समर सेशन। समर सेशन, उसके बाद होता है समर के बाद विंटर सेशन। ठीक है, विंटर सेशन। फिर होता है आप देखेंगे मॉनसून सेशन। ठीक है, और एक होता है जी बजट सेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बजट सेशन। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो 3 ही होता है। वो जो ये विंटर सेशन है इसी का पार्ट बजट सेशन आप कह सकते हैं, बट ये जो नॉर्मली तीन ही होते हैं। और ये भी कहा गया है कि किसी भी कंडीशन में 1 ईयर में मिनिमम 2 सेशंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए, इट इज मस्ट। ठीक है, किसी भी कंडीशन में 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। 2 सेशन, इट मींस एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए इन ए ईयर। ठीक है, तो यहां पर 3 सेशन पार्लियामेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समर सेशन,
विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर इज सी, सी है राइट आंसर। 3 सेशंस और 3 सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सर बजट नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, बजट सेशन, बजट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लेकिन वो कई बार विंटर सेशन के अंदर ही उसको मानते हैं, ठीक है। इसलिए तो बजट सेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मली 3 सेशन मेजर होते हैं, जो आप देखेंगे 14 इयर्स 15 ईयर सॉरी 14 डेज 15 डेज के लिए यहां पर ये सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 सेशंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 104, 104 बताए द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ महाराष्ट्र इज। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितने हैं? द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा ऑफ महाराष्ट्र इज, बताइए फटाफट आंसर बताइए। 104 का रोहित, नवीन, वेरी गुड। राइट आंसर डी, 48 सीट है महाराष्ट्र में लोकसभा की। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझने वाली, सीधे सीधे सी बात है। आइए बढ़ते हैं, ये सीटों का छोड़ दो, सीट काफी सारे सीट सभी स्टेट्स के पूछ लिए हैं, सीट्स का रहने दीजिए आप। अब हम बढ़ते हैं सीधे 109 पर। 109 भारत की 109 कह रहा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया। विच स्टेट, अभी अपन ने बात करी थी 109 जो क्वेश्चन है इसकी अपन ने अभी बात करी थी, मैंने आपको एक क्लू दिया था। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया? राइट आंसर बताइए, आई थिंक सबको पता होगा, बताइए विच स्टेट। राइट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कितनी, जो 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश में, अकेले 80 सीट्स जो है उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की, सबसे ज्यादा। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी पीएम बनना चाहता है, कोई भी पार्टी अगर अपना पीएम बनाना चाहती है, तो इसके लिए मस्ट है कि यूपी की जो गवर्नमेंट है उसके हैंड में हो यूपी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर राज्यसभा की भी और लोकसभा दोनों की सीटें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो 80 सीट्स है वहां पर यूपी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट सीट कितनी इंडिया में सबसे ज्यादा लोकसभा की कहां पे है, तो वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब का छोड़ दो, कल अपन ने कर लिया था। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 ट्रिपल वन। इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स इज। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या है कितनी है भाई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि इन द लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट्स बिलोंग टू लोकसभा। कितने कितने मेंबर्स बिलोंग करते हैं स्टेट से लोकसभा में? बताइए फटाफट। मैं आपको एक यहाँ पर क्लू, इसके कुछ जो ब्रेकअप है ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा देखिएगा आप। मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाने वाला हूँ, चार्ट के थ्रू आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर पार्लियामेंट के की 2 असेंबलीज है, ठीक है। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा, ठीक है। अब अगर हम सीट्स की बात करें, तो जो लोकसभा की सीट्स है वो मैक्सिमम हो सकती है 552, ये टिल 2022। इसके पहले ये देयर इज नो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं हो सकता 2022 से पहले, ठीक है। 552 सीट्स है, और इन 552 को ब्रेक करते हैं तो इसमें 530 फ्रॉम स्टेट्स, मतलब ये मेंबर्स स्टेट से बिलोंग करेंगे, और उसके बाद जो 20 मेंबर्स हैं ये होंगे यूटीज के, और +2 मेंबर्स जो होंगे ये होंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो 552 का मैक्सिमम जो मेंबर है, इसका एक ब्रेकअप बताया मैंने। 530 आर फ्रॉम स्टेट्स, 20 मेंबर्स आर फ्रॉम यूटीज एंड 2 मेंबर्स आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन। यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये 552 का हो गया। बट राइट नाउ वी हैव 545 मेंबर्स इन लोकसभा, बट राइट नाउ वी हैव 545 मेंबर्स इन लोकसभा। इसका ब्रेकअप क्या है? तो इसका ब्रेकअप है 530 आर फ्रॉम 530 आर फ्रॉम स्टेट्स, मतलब 530 स्टेट्स हैं, और प्लस आप देखेंगे 13 मेंबर्स आर फ्रॉम यूटीज, और +2 आर
फ्रॉम एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट, मतलब 530 और 13, 543 एंड 2 545। तो ये ब्रेकअप है 545। राइट नाउ वी हैव 545 मेंबर्स इन लोकसभा। इस समय 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। क्लियर हो गया जी? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रोहित, रजनीश, डिम्पल, नवीन, इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये तो मैंने ब्रेकअप बताया सीट्स का। और अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सीट्स के रिगार्डिंग हो। तो अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो यहां पर ब्रेकअप कैसे है इसको थोड़ा समझिएगा। राज्यसभा का कैसे? तो राज्यसभा में आप देखेंगे राइट, मैक्सिमम मेंबर 250, ठीक है, मैक्सिमम है राज्यसभा में, ठीक है। 250 का ब्रेकअप क्या है जी? तो 238 आर फ्रॉम स्टेट्स, स्टेट से बिलोंग करेंगे। और इसमें 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। और 238 मेंबर्स आर फ्रॉम स्टेट्स, ये स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये है मैक्सिमम मेंबर। बट राइट नाउ वी हैव 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। बट राइट नाउ वी हैव 245 मेंबर्स इन राज्यसभा। इसका ब्रेकअप कैसे है जी? तो इसका ब्रेकअप है 233 आर फ्रॉम स्टेट्स राइट नाउ, और प्लस 20 members are nominated by the president. Sorry, 12 members are nominated by the president. It means 233 plus 12 is equal to 245. So right now we have 245 members in Rajya Sabha. Is that clear or not? Clear हुआ? अरे हुआ कि नहीं? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे फाइनली बताइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये कभी भी ब्रेकअप पूछ सकता है आपसे कि यहां पर मैक्सिमम मेंबर और स्टेट से कितने मेंबर बिलोंग कर, मतलब इलेक्टेड होते हैं, और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट्स और राइट नाउ अभी सीट्स कितनी है, उसका एक ब्रेकअप मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर हुआ? क्लियर सबको? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ये राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, 530, ठीक है। बी ही होगा ना? बोलो फटाफट आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए आप लोग। कोई नहीं रिप्लाई कर रहा है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो कि भाई रिप्लाई करो। 530, ओके, 530 इज द राइट आंसर। मैंने बता दिया था अभी आपको ब्रेकअप इसका, उसके अकॉर्डिंग 530 आर फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है, हु इलेक्टेड। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, 112, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ हरियाणा। हरियाणा में कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन लोकसभा कितना है हरियाणा में जी? ये छोड़ो इन सीटों को, सीट काफी सारे पूछ लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में एट दैट टाइम एग्जाम था तो पूछ लिया। तो सीट पर अपने अपन नहीं जाएंगे, अपन सीधे आते हैं 115 पे। क्वेश्चन नंबर 115, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? हु हैज राइट टू डिसाइड वेदर मनी बिल और नॉट? राइट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई विश आई मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सभी लोग राइट आंसर देंगे। 115 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। सभी के आंसर 100% सही है। राइट आंसर ए। मैंने बताया था मनी बिल के रिगार्डिंग आपको, यहां पर एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं मनी बिल के रिगार्डिंग, जिससे समझ में आ जाए। सबसे पहले इसका जो आर्टिकल है वो है 110, ठीक है। उसके बाद मनी बिल जो है वो मनी बिल को प्री अप्रूवल किसका चाहिए इस बिल पर? तो ये चाहिए प्री अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, कि बिना इनसे प्री अप्रूवल लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में। उसके बाद डिसाइड कौन करता है कि मनी बिल है या नॉर्मल बिल है? तो वो कहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। और इसमें लोकसभा की डोमिनेंसी है बॉस। डोमिनेंसी किसकी है? लोकसभा की, मनी बिल के रिगार्डिंग। कैसे? तो आपको मैंने बताया था। रोहित क्या लिखा है सर हिंदी में? तो मनी बिल
मनी बिल दिया ही नहीं। हाँ, हिंदी में इस निर्णय लेने का अधिकार किस बिल पर है? हाँ, मनी बिल मिस्टेक है वो, लेकिन इंग्लिश वाला आप कंसीडर करेंगे। इंग्लिश में तो लिख रहा है ना यहाँ पर, देख रहे हैं मनी बिल और नॉट, तो वहां पर मिस कर गए हैं धन विधेयक। ठीक है रोहित, इसलिए ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मनी बिल के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है, और कहा गया कि अगर कोई भी फाइनेंशियल बिल इस साल के लिए, करेंट ईयर के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी बिल। अगर कमिंग ईयर के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं कोई फाइनेंशियल बिल, दैट इज फाइनेंस बिल, मतलब वित्त विधेयक हिंदी में उसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया इसको। अगर गवर्नमेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस करती है, तो इस बिल को सबसे पहले डिसाइड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका नेचर कि इज इट मनी बिल और नॉर्मल बिल। ठीक है, सबसे पहले डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्री अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट, प्री अप्रूवल लिया जाता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, उसके अप्रूवल के बाद ही आप देखेंगे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। दूसरी बात कि अगर लोकसभा ने इसको इस बिल को अप्रूव कर दिया, वो आफ्टर दैट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के लिमिटेशंस है मनी बिल के रिगार्डिंग, अगर 14 डेज से ज्यादा डिले करती है तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है मनी बिल। ठीक है, और वो उसमें ना कोई चेंज कर सकती है, ना ही किसी तरह का अमेंड कर सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन लोकसभा कि हु चेंज और नॉट, जो चेंज करती है या नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूरी तरह से इस बिल के रिगार्डिंग लोकसभा की डोमिनेंसी है, लोकसभा जो चाहेगी वही करेगी। यहां पर राज्यसभा के लिमिटेशंस हैं इस बिल के रिगार्डिंग। क्लियर? तो यहां पर आप देख प्रिय, उसके बाद मनी बिल अगर एक बार अप्रूव हो जाता है बाय द पार्लियामेंट, तो उस पर प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देने से मना नहीं कर सकता है, ना ही उस पर किसी तरह का वीटो यूज कर सकता है। पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो या आप कंप्लीट वीटो, कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपसे प्री अप्रूवल लिया गया था, आफ्टर दैट आपके पास भेजा गया है। ठीक है, तो इस पर कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, क्योंकि प्री अप्रूवल लिया गया था। ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक तो इसका आर्टिकल, दूसरा कि हु हु हैड डिसाइडेड, कौन डिसाइड करता है, और प्री अप्रूवल किससे लिया जाता है। ठीक है, तो मनी बिल के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखे। तो राइट आंसर इज ए होगा इसका, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डैश। बताइए, बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? भारतीय संसद भवन को क्या कहते हैं जी? बताइए। ऑफ कोर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए, संसद भवन। पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? संसद भवन। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही है। नॉर्मली उस पर वहां पर संसद भवन ही लिखा है, ठीक है, बट हम अपन लोग उसको पार्लियामेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये इसको संसद भवन ही बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ए, बिल्कुल रोहित। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस? अब मैंने ये भी फैक्ट्स तुमको पीछे बताया था अभी, और वो क्वेश्चन आ गया। बताइए, 117 का आंसर बताओ, 117 का आंसर बताओ। व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन? 117 बताइए। राइट आंसर इज ए, 25 ईयर्स। ये मिनिमम एज है, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम एज देयर इज नो लिमिट इन इंडिया। भारत में मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, मतलब एक पैर धरती और दूसरा कब्र में हो तब तक चलेगा। तो ये मिनिमम एज है अगर आप लोकसभा में इलेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोकसभा के लिए। बट अगर मैं कहूं कि राज्यसभा में मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, तो क्या एज होगा जी फॉर राज्यसभा? मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, दैट इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स है राज्यसभा के लिए, ठीक है, और मिनिमम एज 25 ईयर्स है लोकसभा के। तो दोनों ही याद रखेंगे कि मिनिमम एज फॉर लोकसभा
25 years और मिनिमम एज फॉर राज्यसभा इज 30 years. अपर एज देयर इज नो लिमिट, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. सरप्राइज क्वेश्चन रोहित, बिल्कुल अभी करेंगे सरप्राइज क्वेश्चन. मैं आगे बढ़ता हूं, अभी पहले कुछ क्वेश्चंस अपन फटाफट कर ले, फिर इसके साथ मैं सरप्राइज क्वेश्चन करता रहूंगा. ठीक है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 118. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? मैक्सिमम मेंबर की बात कर रहा है ये. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? मैक्सिमम मेंबर्स हाउ मेनी? बताइए. राइट आंसर सी 552. अभी बताया था मैंने, मैक्सिमम है ये 552, बट राइट नाउ वी हैव 545 मेंबर्स. ठीक है. अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी जो स्टेट्स मैक्सिमम मेंबर की जो लिमिट है स्टेट्स की, वो हम पूरा कर चुके हैं, वो कोरम पूरा हो चुका है. मतलब 530 है इसमें, 530 स्टेट से और 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियंस. तो ये वाला जो स्टेज है, ये स्टेट वाला जो कोटा है, ये पूरी तरह से फुलफिल हो चुका है. हाँ, यूटीज में 13 मेंबर्स हैं. अभी 7 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है और 2 एंग्लो इंडियन एवरी ईयर ये इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो यहाँ पर स्टेट्स में 530 का जो कोरम है वो पूरा हो चुका है अभी. तो 545 और 13 543 और 2 545. तो राइट नाउ वी हैव 545 मेंबर्स इन लोकसभा. ठीक है. तो ये आप ध्यान में रखेंगे. तो मैक्सिमम सीट्स 552. ठीक है. चलिए अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन अपन कर लेते हैं. सरप्राइज क्वेश्चन आंसर दीजिएगा आप लोग, सब लोग इस सरप्राइज क्वेश्चन का. ठीक है. सरप्राइज क्वेश्चन ये है, रेडी फॉर ऑपरेशन, अटैक में रहना है. ठीक है. सरप्राइज क्वेश्चन बताएंगे मुझे कि कोई भी रीजनल पार्टीज, कोई भी अगर वो कन्वर्ट होना चाहती है नेशनल पार्टी में, तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ रीजनल पार्टी टू कन्वर्ट इन नेशनल पार्टी? बताइए. गिव मी आंसर. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ रीजनल पार्टी टू कन्वर्ट इन नेशनल पार्टी? क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? किसी भी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी में बदलने की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? रोहित, डिम्पल, रजनीश, नवीन, गिव मी आंसर. आंसर दीजिए मुझे, फटाफट रिप्लाई करो. क्या हुआ सरप्राइज क्वेश्चन में? रोहित, एक बस 2 वर्ड्स की लाइन है, आप लिख देंगे, समझ में आ जाएगा मुझे. 2 वर्ड्स की लाइन है, 2 क्राइटेरिया है, एक तो वोट का और दूसरा अलग अलग एरियाज का. गिव मी आंसर. रोहित, क्या हुआ? नवीन ने आंसर दिया 6%. और कोई? एनीवन एल्स? और कोई भी? डिंपल कह रही है 2%. रोहित कह रहे हैं पता नहीं. चलो देखिए, यहां पर कंडीशन ये है कि अगर कोई भी रीजनल पार्टी टू कन्वर्ट इन नेशनल पार्टी, तो उसके लिए 2 जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है. फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जिन 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 एरियाज में उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है, वहां पर टोटल वैलिड वोट का, टोटल जो वैलिड वोट है उसका कम से कम 4% के नियर बाई उनको वोट मिलना चाहिए. वैलिड वोटों का 4%. ठीक है. एक तो ये. दूसरा कि कम से कम आप देखेंगे कि 4 सीट्स है उससे ज्यादा उनके पास सीट्स हो, मतलब 4 सीट्स पर वो जीते हुए होने चाहिए. ठीक है. ठीक है. और 4 सीट्स पे, और या कम से कम 3 स्टेट्स में उनकी सीट मिलनी चाहिए. इज दैट क्लियर? कम से कम टोटल वैलिड वोट का 4% मिलना चाहिए और कम से कम 4 सीट्स जो है डिफरेंट स्टेट में 4 सीटें, अलग अलग स्टेट में 4 सीटें मिलनी चाहिए मिनिमम. तो वो रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा.
वैलिड वोट का 4% और कम से कम 4 स्टेट में चार, किसी भी 4 स्टेट में 4 सीटें उसको मिलनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई डैश। बताइए स्पीकर ऑफ लोकसभा को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आंसर दीजिए, फटाफट रिप्लाई करें। बिल्कुल, वेरी गुड, राइट आंसर ए। और रिजोल्यूशन पास्ड बाय दी लोकसभा, लोकसभा में एक रिजोल्यूशन पास करके और विथ मेजोरिटी आप देखेंगे लोकसभा के स्पीकर को चेंज किया जा सकता है, अगर चेंज करना चाहती है। आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो है उसको उसको मेजोरिटी मेजोरिटी से इलेक्ट किया जाता है। मतलब लोकसभा में जिस पार्टी की भी मेजोरिटी होती है उस मेजोरिटी के पार्टी जो है आपसी डिस्कशन करके और उनमें से किसी एक बंदे को स्पीकर ऑफ लोकसभा चुनते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। अब अगर इनको मेजोरिटी से इलेक्ट किया गया और मेजोरिटी से ही लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करके रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करके और इनको पार्लियामेंट से इनको हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। क्लियर? तो लोकसभा में इनके खिलाफ एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करके और लोकसभा स्पीकर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 120 120 कह रहा है हु हैज द पावर टू प्रोरोग्यू द लोकसभा। बताइए हु हैज द पावर टू प्रोरोग्यू द लोकसभा, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर 120 का आंसर दीजिए, गिव मी आंसर 120 का। नवीन, रोहित, नवीन कैसे होगा? प्रेसिडेंट क्यों? वाई प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। क्यों? तो आप देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है उसके पास कुछ राइट्स हैं। क्या भाई? तो अब जैसे आप देखेंगे कि नॉर्मली जो कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री विशेषाधिकार हिंदी में जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और वो प्रिविलेजेस स्पीकर को दिए गए हैं। लोकसभा का जो स्पीकर है उसको क्या क्या प्रिविलेजेस हैं जी? तो फर्स्ट प्रिविलेजेस ये है कि वो सेशन अनाउंस करता है, ठीक है। उसके बाद सेशन को आप देखेंगे प्रोग्यू कर सकता है, सेशन को कुछ टाइम पीरियड के लिए आप स्टॉप कर सकता है, ठीक है, जैसे सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग। तो स्पीकर आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज्यादा अपोजिशन और रूलिंग पार्टी आपस में फाइट करती है और बहुत ही ज्यादा डर्टी माहौल हो जाता है। तो उस कंडीशन में फॉर ए सर्टेन टाइम के लिए स्पीकर जो है उसको स्टॉप कर देता है उस सेशन को, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 1 year, फॉर 1 day, कमिंग 1 day के लिए, और फिर नेक्स्ट डे अनाउंस करता है। तो ये सारे राइट्स जो है स्पीकर को दिए गए हैं कि वो उसको कब स्टॉप करना है, कब प्रोग्यू करना है, कब रिज्यूम करना है दोबारा सेशन को, ये सारे राइट्स स्पीकर को दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 120 का ए। उसके अलावा एक और आप देखेंगे प्रिविलेजेस है स्पीकर ऑफ लोकसभा। मान लीजिए अगर किसी ने भी पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट के डिसिप्लिन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने का मतलब जैसे मान लो, जैसे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में कई बार जहाज बना के ऐसे एक दूसरे पर फेंकते हैं, कागज निचोड़ के फिर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं या आंख मारते हैं, बहुत गंदी सारे कुछ भी। तो अगर स्पीकर को लगता है कि किसी ने इसका डेकोरम ब्रेक किया है या पार्लियामेंट्री जो डिसिप्लिन है उसको ब्रेक किया है, तो उसको तुरंत पार्लियामेंट से उसका सस्पेंशन, उसको सस्पेंड कर सकता है, और दूसरा वहीं से उठा के सीधे उसको जेल भी भेज सकता है। ये राइट आप देखेंगे कि स्पीकर को दिए गए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के डिसिप्लिन को मेंटेन करने का राइट दोनों ही असेंबलीज के स्पीकर और चेयरमैन को दिए गए कि ताकि पार्लियामेंट का जो डेकोरम है वो बना रहे और पीसफुली डिस्कशन हो और अप्रूवल हो, ठीक है। तो ये सारे राइट्स स्पीकर को दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर टू रेजिग्नेशन टू दी। बताइए, स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है? बताइए आंसर फटाफट। 121 का आंसर दीजिए, 121 का आंसर दीजिए। यहां से यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको जो रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वेरी गुड डिम्पल, रजनीश, रोहित, वेरी गुड आंसर, आपके आंसर बिल्कुल सही है। 121 का आंसर है सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। अब क्या है कंडीशन, थोड़ा देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे कि एक तो लोकसभा का स्पीकर होता है और उसके बाद होता है एक डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। अब मान लो इनमें से किसी को भी रेजिग्नेशन देना होगा, तो कैसे देगा? तो ये रेजिग्नेशन देंगे इसको और ये रेजिग्नेशन देगा इनको। मतलब स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन रेजिग्नेशन लेटर देगा, और अगर डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, और फिर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो सेम कंडीशन है यहां पर। अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो एड्रेस करता है वाइस प्रेसिडेंट को और फिर रेजिग्नेशन इनको देता है, और वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है तो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट को और इनको रेजिग्नेशन देता है। इज दैट क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर हुआ? जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल वही बता रहा था मोहित कि ये रेजिग्नेशन दोनों एक दूसरे को एड्रेस करके रेजिग्नेशन देते हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके देता है टू दी वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को टू दी प्रेसिडेंट करके रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को एड्रेस करके रेजिग्नेशन देता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? सब लोग रिप्लाई करें फटाफट। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे उसका रिप्लाई करें कि समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या है, ठीक है। कोई भी देखो, अभी तो जो लोग लाइव हैं वो सारे हिंदी वाले हैं ऑलमोस्ट, तो मुझे पता नहीं था कि पीछे रिकॉर्डिंग इंग्लिश में भी पढ़ते हो तुम लोग, कि भाई दोनों ही मस्ट है, क्योंकि जो मुझे सीधे सीधे आंसर देते हैं और जो हिंदी में समझते हैं उनको अपन हिंदी में ही समझा रहे थे, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला है कि भाई कुछ लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए और उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं हिंदी बोलता हूं तो इसलिए मैंने आज इंग्लिश में किया है ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हर आदमी सेटिस्फाइड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए आज अपन इंग्लिश में ही कर रहे हैं ताकि सब लोग सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। चलिए, ये तो ब्लूटूथ है, ठीक है। चलिए नवीन, देखो मैं दोनों में ही समझा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कई लोग पीछे ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो लोग इंग्लिश में ही उन्होंने पढ़ा है तो उनको पता नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होना चाहिए, किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो अपन दोनों में ही करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए, और आई होप कि तुम लोग को भी इंग्लिश में आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है रोहित, कोई प्रॉब्लम किसी को? जो लाइव है उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इंग्लिश में समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर हुआ? रोहित क्या पूछ रहे हो? सर डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है? एग्जैक्टली बता रहा हूं, मैं आंसर देता हूं इसका कि डिप्टी स्पीकर का क्या काम होता है। देखो, आप जानते हैं कि लोकसभा में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहां पर चेयरमैन, ठीक है, एंड वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये अब आपको मालूम है कि लोकसभा में स्पीकर का काम क्या है? तो सेशन अनाउंस करना, सेशन को सेशन को लीड करना, सेशन की डिसिप्लिन मेंटेन करना, बिल पास करना, कास्टिंग वोट करना, ठीक है, ये सारे काम है, ठीक है।
वैसे ही राज्यसभा में भी जो मैंने अभी लोकसभा स्पीकर के राइट्स बताए, वो सारे राइट्स वहां पर चेयरमैन का होता है, ये काम करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन में कि बाय द वे स्पीकर, ह्यूमन टेंडेंसी है कभी स्पीकर बीमार हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे, या वो कंफर्टेबल नहीं है एज ए स्पीकर वर्क करने में, काम करने में, तो उस कंडीशन में अगर ये रिजाइन करता है या फिर इसका सीट वैकेंट होता है, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या आप उस टाइम पीरियड में सेशन अनाउंस नहीं करेंगे? और मान लो कोई इंपॉर्टेंट बिल बनाना है और फिर उस कंडीशन में आपके पास स्पीकर ही नहीं है, तो फिर वो बिल कैसे सेशन अनाउंस होगा, कैसे आप मीटिंग होगी, कैसे डिस्कशन होगा, कैसे वोटिंग होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर को भी का भी इलेक्शन होता है, मतलब डिप्टी स्पीकर को भी अपॉइंट किया जाता है विथ स्पीकर, ताकि बाय द वे अगर कभी स्पीकर एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में डिप्टी स्पीकर जो है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा। समझ में आ रही बात? कि अगर बाय द वे किसी कंडीशन में स्पीकर एब्सेंट होता है किसी भी रीजन से, तो डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट होगा और जो सेशन है उसको प्रॉपर तरीके से रन करेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बनाया गया है। वैसे ही यहां पर कि बाय द वे अगर चेयरमैन एब्सेंट रहा तो उस कंडीशन में वाइस चेयरमैन जो है वो रन करेगा सेशन को। हाँ रोहित, क्या लिख रहा है? डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के मेंबर होता है क्या? या ऑफ कोर्स होता है, दोनों ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, उन्हीं इलेक्टेड मेंबर में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यहां पर ये कंडीशन अलग है राज्यसभा के रिगार्डिंग। क्या? तो जो चेयरमैन होता है वो ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बट जो वाइस चेयरमैन होता है ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मतलब राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर में से किसी एक को विथ मेजोरिटी वाइस चेयरमैन के रूप में राज्यसभा में अपॉइंट किया जाता है कि बाय द वे अगर एब्सेंट हो चेयरमैन तो उस कंडीशन में वाइस चेयरमैन जो है वो लीड करता है, वाइस चेयरमैन जो है वो सेशन को रन करता है और उसके रिगार्डिंग डिसिप्लिन और सारी चीजों को मेंटेन करता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? हो गया जी? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं रोहित? रोहित, डिंपल, रजनीश, सबके अगर कहीं कोई दिक्कत है तो दोबारा रिप्लाई करना मुझे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताइए आंसर। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताइए सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत नाइस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैंने एक सरप्राइज क्वेश्चन भी तुमको उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है पहले से। एक सरप्राइज क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट डेज आपको कि वो कौन से स्पीकर हैं जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिनको प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो प्रेसिडेंट पोस्ट की कैंडिडेट थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, मीरा कुमार। अब इनका नाम में कुमार है तो ये लड़का नहीं है भाई, ये विमेन महिला है और आपको मालूम होना चाहिए। मीरा कुमार इज डॉटर ऑफ जगजीवन राम। ठीक है, मीरा कुमार इज डॉटर ऑफ जगजीवन राम। जगजीवन राम की बेटी है ये, और सबसे लॉन्ग टेन्योर जो था कैबिनेट में वो इन्हीं का रहा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू करे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, काफी लंबा टेन्योर रहा है जगजीवन राम का। ठीक है, लॉन्ग टेन्योर रहा है, और इन्हीं की बेटी थी मीरा कुमार। ये ऑलरेडी आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में रह चुकी है। रिटायरमेंट के बाद फिर से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद मीरा कुमार को
आप देखेंगे कांग्रेस ने, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने अपने टाइम मीरा कुमार को क्या बनाया था? स्पीकर ऑफ लोकसभा। शी वॉज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब ये लोकसभा की फर्स्ट विमेन स्पीकर है मीरा कुमार। और उसके बाद फिर आ गई कौन? मीरा कुमार के बाद कौन आई थी? बताइए, सेकेंड विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु? बताइए, सेकेंड विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु? बताइए। बिल्कुल, सुमित्रा महाजन इज रिलेटेड टू बीजेपी। बीजेपी का जो पहला टेन्योर था 2014 टू 2019, उस टेन्योर में आप देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा थी सुमित्रा महाजन। ठीक है। और राइट नाउ कौन है? राइट नाउ कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट नाउ? कौन है भाई? कौन है? बिल्कुल, ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला इज एमपी फ्रॉम। ओम बिरला कहां के एमपी हैं? कहां के एमपी हैं? ओम बिरला इज फ्रॉम कोटा। बिल्कुल नवीन, कोटा के एमपी हैं ये। और कोटा सीट से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इनको अभी राइट नाउ स्पीकर बनाया गया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार इज राइट आंसर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 1 2 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। किस लोकसभा का जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता है? बताइए सर। राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। किसके कंट्रोल में आता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट? वेरी गुड, राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है उसके वो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मैनेज करता है। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंट्रोल में होता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 4, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहले भी मैंने डिस्कस किया और सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पर आपसे मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं ये क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? कौन थे फर्स्ट स्पीकर? राइट आंसर इज ए, जीबी मावलंकर। राइट आंसर ए है, जीबी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर थे ये लोकसभा के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 5। 1 2 5 कह रहा है, आफ्टर क्वेश्चन आवर a motion moved by a member of parliament to draw the attention of executive for discussing a definite matter of public importance। बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल रोहित, इसका इसका आंसर क्वेश्चन में ही है और बहुत इजी है। राइट आंसर इज, राइट आंसर इज बी, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन आवर हुआ, मैंने आपको क्वेश्चन आवर के बारे में बताया था ना? अरे बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान, पार्लियामेंट्री सेशन में कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन आवर, फिर मैंने बताया था जीरो आवर। ठीक है, फिर मैंने बताया था स्टार क्वेश्चन, फिर मैंने बताया था अन स्टार क्वेश्चन, फिर मैंने बताया था आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर मैंने आपको बताया था हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, और कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो ये जो क्वेश्चन आवर है वो 11 ओ क्लॉक स्टार्ट होता है और 12 ओ क्लॉक चलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आफ्टर दैट अगर कुछ लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर
जिस पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का अटेंशन जरूरी है और उसको फोकस करना जरूरी है, तो उसके लिए आप देखेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन बुलाया जाता है और गवर्नमेंट को फोकस करा जाता है कि ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हिंदी में उसको कहा जाता है। मतलब ध्यान, जो अटेंशन जो है गवर्नमेंट का, वो फोकस किया जाता है कि ये इशू भी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? बताइए, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा। आंसर, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, गिव मी आंसर। Very good. Right answer is C. Elected member of the Legislative Assembly. इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है राज्यसभा के रिगार्डिंग। अब देखो, राज्यसभा और लोकसभा के रिगार्डिंग देखो, इसका जो इलेक्शन है लोकसभा का, ये डायरेक्ट होता है जी, डायरेक्ट। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट, ठीक है, और राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंसेस क्या है? तो डायरेक्ट का मतलब बाय द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल, आम आदमी के द्वारा जो चुने गए हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, मतलब जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आम पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ये पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर अपन लोग सीधे सीधे जिसने भी 18 इयर्स की एज क्रॉस कर ली है और जिसका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो बंदा अपने किसी भी डिजायरेबल कैंडिडेट को वोट करके उसको आप लोकसभा स्पीकर के रूप में इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, 18 इयर्स एज क्रॉस हो तो आम पब्लिक जो है वो इसमें वोट करती है। बट यहां पर जो है इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें नॉर्मल पब्लिक पार्टिसिपेट न करे, हु डज नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ये पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए। कौन है रिप्रेजेंटेटिव्स? तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो एमएलए कौन है जी? तो इलेक्टेड बाय दी पीपल, लोगों के पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए एमएलए, और एमएलए फिर वोट करते हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया था कि इसमें 245 जो सीट्स हैं, इसमें 233 हु इलेक्टेड बाय दी एमएलएज और 12 members are nominated by the president who belongs from art, science, साइंस एंड रिनॉन्ड स्कॉलर ऑफ डिफरेंट फील्ड। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट फील्ड का स्कॉलर है तो उनमें से प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है और बाकी 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय दी एमएलएज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जिस स्टेट में भी। और फिर अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इनका टेन्योर, जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है बॉस। बट एवरी 2 इयर्स में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है सर, 1/3 मेंबर्स आफ्टर, बिल्कुल रोहित, 1/3 मेंबर्स आफ्टर रिटायरमेंट एवरी 2 इयर्स, बिल्कुल एवरी 2 इयर्स में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और फिर ये चेंज चलता रहता है। तो ये नहीं कि रिटायर होने से डिसॉल्व हो गया राज्यसभा, डिसॉल्व नहीं होता। उस कंडीशन में फिर से दोबारा किसी स्टेट में सीट खाली हुई है तो वहां इलेक्शन होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अभी जैसे जितने, मान लीजिए लोकसभा में किसी पार्टी की मेजोरिटी है
और अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो वो अपनी डोमिनेंसी नहीं शो कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जब जीएसटी बिल आया था तो उस समय ऑलमोस्ट स्टेट्स में राज्यसभा में जो मेंबर्स थे वो दे आर फ्रॉम कांग्रेस के थे। तो बिल पास तो कर दिया लोकसभा में बीजेपी ने, बट राज्यसभा में वो बिल अप्रूव नहीं करा पाए क्योंकि वहां पर कांग्रेस उस जीएसटी से को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसके जो नॉर्म्स थे। फाइनली 2 साल बाद जब इलेक्शंस हुए और इसमें बीजेपी के मेंबर्स आए और इन्होंने फिर वोटिंग को अपने फेवर में किया तो ये जीएसटी बिल अप्रूव हो पाया फाइनली। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि 2 इयर्स होता है, 2 इयर्स में एवरी 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर? तो ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट, जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं वहां पर आम पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वोट करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे वो यहां पर हम इनकी बात करें, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? रोहित, रोहित तुम्हारा मीडियम क्या है? रोहित तुम्हारा मीडियम क्या है? हिंदी, ठीक है, वेरी गुड। इसमें तुम लोगों में से इंग्लिश मीडियम किसका है? जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं उनमें से किसका इंग्लिश मीडियम है? डिम्पल, नहीं, बोथ, मेरा बोथ का मतलब ये है कि तुमने जो एसएसटी है वो इंग्लिश में पढ़ा है या हिंदी में? एसएसटी दोनों हैंडल कर लेते हैं। नहीं, एसएसटी तुमने पीछे अपनी एकेडमिक जो है 10th तक, क्योंकि 10th के बाद तो किसी ने नहीं पढ़ा, तो 10th तक जिसने इंग्लिश में पढ़ी होगी वो तो उसका मीडियम इंग्लिश ही होगा, और 10th से पहले हिंदी में पढ़ी होगी तो हिंदी होगा। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम हुआ ना डिम्पल आपका, हिंदी मीडियम कैसे हुआ? फिर बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके पॉलिटी के जो हिंदी में आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपने एकेडमिक में उसको इंग्लिश में ही पढ़ रखा है। जैसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं महाभियोग को, और हिंदी में महाभियोग, तो महाभियोग हो सकता है नहीं समझ में आए। ओके रजनीश, आपने भी इंग्लिश में पढ़ा है। चलो, अभी डिम्पल कंफर्टेबल हो रही हो तुम? और रजनीश, ओके। नहीं नहीं, जानना चाहिए। देखो, कई सारे बच्चों के आए थे फीडबैक कमेंट्स, तो ये जरूरी था कि भाई इंग्लिश में, और आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए बिकॉज क्योंकि जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में पता होंगे तो कई सारे टिपिकल वर्ड्स, जैसे जो पेपर सेट होता है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में। तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत टिपिकल वर्ड हिंदी के लिए यूज करते हैं वो लोग। तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है तो बहुत कंफर्टेबल होंगे आप आंसर करने में, ठीक है। तो इसलिए अपन इंग्लिश में ही करेंगे, समझाऊंगा मैं दोनों में ही, बोल रहा हूं। वर्ड्स अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना हिंदी के, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 तो कर लिया हमने। 126 का राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बताइए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन एड्रेस करता है? वेरी गुड, राइट आंसर इज सी। 127, 127 का जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब यहां पर ये वर्ड बहुत मार्केबल है, एक्स ऑफिसियो। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट बनाया गया उन वो पोस्ट कोई यूज ही नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट होता है या वो रिजाइन करता है, उसकी डेथ होती है, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट
एज ए प्रेसिडेंट के रूप में उनके एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। बट मान लीजिए प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट का फिर क्या काम? देयर इज नो वर्क। तो उस कंडीशन में कहा गया कि भी ये तो फ्री की सैलरी लेंगे, तो कहा गया कि नहीं, इनको कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा, और जो इनको सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं बल्कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। यार ये सीट्स वाला छोड़ दो, सीट्स वाला छोड़ देते हैं, बाद में सीट्स का उस समय कंटेम्पररी था तो इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। उस समय कंटेम्पररी एग्जाम्स में पूछे गए तो पूछ लिया इन्होंने। 129, क्वेश्चन नंबर 129, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? हाउ मेनी, मैंने पहले भी बता दिया आपको इसका, एवरीवन इज नो, सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर इज सी, 12 members are nominated by the president in Rajya Sabha who has from art, science and renowned scholar of different field। ठीक है, उनमें से 12 members are nominated by the president in राज्य सभा। ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में। क्लियर? क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत यहां पर? एंड 2 Anglo Indians are nominated by the president in Lok Sabha and 1 Anglo Indian nominated by the legislative assembly। clear? 12 in Rajya Sabha, 2 in Lok Sabha और 1 Anglo Indians are nominated by the governor in Rajya Sabha, sorry legislative assembly। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? विच बिल, कौन सा बिल ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में? विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा? फटाफट राइट आंसर दीजिए, फटाफट। यहां यार ये हिंदी में देखो फिर मिस्टेक कर, इसको हम बोलते हैं ये वाला। ठीक है, ये वर्ड नहीं होना चाहिए, हिंदी में ये वर्ड होगा। बताइए फटाफट। आई थिंक लिखने के बाद सबको पता चल गया होगा। राइट आंसर इज डी, मनी बिल। अब मैंने तुम लोगों को बताया था, पहले भी बताया सर, पेश करने में और प्रति करने में क्या डिफरेंस है? पेश करने में और पारित करने में। ओके देखो, अब यहां समझ लो कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, ये डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे रोहित आपको। देखिए, मैंने बिल के टाइप्स बताए थे आप लोगों को पहले, लेकिन आज के बाद दोबारा मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स। फर्स्ट बिल इज दैट नॉर्मल बिल, सेकंड इज मनी बिल एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और इसी का दूसरा स्टेज है उसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, वित्त विधेयक। ठीक है, तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ बिल, नॉर्मल बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नॉर्मल बिल के रिगार्डिंग क्या है? इंट्रोड्यूस इन, एक मिनट, ये तो बिल के रिगार्डिंग 3 समझ गए ना। अब मैं लोकसभा और राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सा किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए, अब मैं थोड़ा सा इस असेंबली के रिगार्डिंग, एक मिनट नीचे देखता हूं स्पेस हो तो वहां पर मैं करता हूं, ताकि हाँ यहां पर करते हैं। एक मिनट, अब मैंने यहां पर, ये तो आपका पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट 2 असेंबलीज, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा के रिगार्डिंग कौन कौन से बिल्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी बिल एंड सेकंड इज नॉर्मल बिल एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। राज्यसभा के रिगार्डिंग सबसे पहले नॉर्मल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फिर स्पेशल राइट्स। यहां पर
स्पेशल राइट्स के अंदर 2 हैं, आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल आर्टिकल 249। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स बिल के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करके बता दिया बिल के रिगार्डिंग। अब यहां पर थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए, इस ये बिल एक्ट कैसे बनते हैं और कौन किस में इंट्रोड्यूस, जो मैंने लिखे हैं वो वहां पर वहीं पर इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले बता दिया, बट ये इंट्रोड्यूस भी होता है लोकसभा में, इंट्रोड्यूस इन इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा एंड एंड पास्ड बाय दी लोकसभा। तो इंट्रोड्यूस भी यही होगा, डिस्कशन भी यही होगा और पास भी यही होगा, ये मनी बिल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के लिमिटेशंस है, मतलब राज्यसभा में ये फॉर्मेलिटी के लिए लोकसभा से पास होने के बाद आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस इन लोक राज्यसभा, बट देर आर लिमिटेशंस ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। कैसे? तो अगर 14 डेज से ज्यादा, मोर देन 14 डेज अगर डिले होता है राज्यसभा में तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा कोई भी उसमें अमेंड या चेंज करना चाहती है तो उस कंडीशन में इट्स डिपेंड ऑन लोकसभा कि उस चेंज या अमेंड को लोकसभा एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अगर लोकसभा उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। क्लियर? तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो है डोमिनेंसी है लोकसभा की, राज्यसभा की देयर इज नो राइट्स। ठीक है, एक बात। अब बात आ गई नॉर्मल बिल की। नॉर्मल बिल के कंडीशन में क्या होता है जी? तो नॉर्मल बिल के कंडीशन में ये पहले लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फर्स्ट, और फर्स्टली इसको राज्यसभा में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों में से अगर लोकसभा में होता है तो लोकसभा में पास होने के बाद आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, और अगर राज्यसभा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है तो आफ्टर पास्ड बाई राज्यसभा इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर भी दोनों के सेम राइट्स हैं, मतलब फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और आइदर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, दोनों के ही समान राइट्स हैं। अब अगर हम इनको पास्ट की बात करें तो इंट्रोड्यूस कर लिया मान लो नॉर्मल बिल लोकसभा में, तो नॉर्मली आप देखेंगे फर्स्ट इस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फिर इस पर आप देखेंगे इसको अप्रूवल की बात की जाती है, पास की। तो अगर अवेलेबल मेंबर के 2/3 लोगों ने उस पर अप्रूवल दे दिया तो पास्ड बाय दी लोकसभा, और लोकसभा पास कर दे दिए। फिर ये जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सेम कंडीशन होता है, जिस पर डिस्कशन होता है इस बिल पर रिगार्डिंग, और फिर इसके बाद अप्रूवल। तो उस पर भी अवेलेबल मेंबर के अगर 2/3 लोग अगर उस पर अपना अप्रूवल दे देते हैं तो पास हो जाता है। आफ्टर दैट गो टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होते हैं बिल कन्वर्ट इन एक्ट, मतलब वो बिल पास हो जाता है और एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर थोड़ा अलग है। क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फिर वोटिंग होती है। वोटिंग में यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है। स्पेशल मेजोरिटी क्या मतलब क्या है जी? तो अवेलेबल मेंबर नहीं, टोटल मेंबर का 2/3 मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबर का, क्योंकि ये खास है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट या आर्टिकल में कुछ चेंज कर रहे हैं तो मैक्सिमम मेजोरिटी चाहिए यहां पर, इसलिए इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। सभी मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी यहां पर होता है। तभी आपने देखा होगा कि अभी जो बिल बनाना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना था, तो व्हिप जारी किया था बीजेपी ने कि सारे एमपीज का यहां पर प्रेजेंट होना मस्ट है, क्योंकि इस बिल को पास करना है। ठीक है, तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू सेम कंडीशन यहां भी होता है राज्यसभा में, यहां भी स्पेशल मेजोरिटी से ही इस बिल को अप्रूव किया जाता है। तो यहां पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोनों बिल के रिगार्डिंग। अगर हम स्पेशल राइट्स की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है पहले से, आर्टिकल 312 क्या है? तो आर्टिकल 312 कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपने स्पेशल मेजोरिटी से टू क्रिएट मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है, आर्टिकल 312 कहता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है।
और एंड सेकंड राइट्स क्या है, आर्टिकल 249 ये कह रहा है कि राज्यसभा अपने स्पेशल मेजोरिटी से स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट को लॉ फॉर्म करने का राइट दे सकती है। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? डिम्पल, नॉर्मल बिल में लोकसभा या राज्यसभा किसी में 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो बिल पास होगा या नहीं सर? नहीं पास होगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए नॉर्मल बिल के रिगार्डिंग, कम से कम। अगर नहीं होता है तो बिल पास नहीं होगा, वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा जब तक उतनी मेजोरिटी नहीं मिलती है उस बिल के रिगार्डिंग। क्लियर? हाँ, अगर ये होता है कि मान लो टाई हो गया, टाई हो गया का मतलब 50-50% दोनों उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट 50-50% वोट आ गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है या चेयरमैन ऑफ, उसको कास्टिंग वोट करने का राइट है। कास्टिंग वोट का मतलब हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत, एज ए स्पीकर। तो अगर वो अपना एक इंपॉर्टेंट वोट, अपना कास्टिंग वोट किसी के फेवर में करता है, अगर उसके फेवर में करता है तो बिल पास, इट वाज पास्ड, और अगेंस्ट करता है तो दैट वाज रिजेक्ट, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये कंडीशंस हैं ये बिल के राइट्स बनने के, और ये टाइप्स ऑफ बिल्स हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप मेरी बात समझ गए पूरी तरह से? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग रिप्लाई करें फटाफट। रोहित, रिप्लाई नहीं कर रहे हो? नवीन ने किया, रोहित, डिम्पल ने कर दिया, नवीन ने कर दिया, रजनीश और रोहित ने अभी तक नहीं किया है। रोहित, पीछे जो तुमने क्वेश्चन पूछे थे, क्या वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं? आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? रोहित कहीं चले गए, चलिए कोई बात नहीं। आई होप कि ये आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 हमने कर लिया था, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। इसको भी छोड़ दो, ये सीट्स वाला आप रहने दें, सीट्स वाले पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट। बताइए, जो सेक्रेटरी जनरल होता है राज्यसभा, उसका पोस्ट किसके इक्विवेलेंट है? बताइए राइट आंसर। वेरी गुड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है राज्यसभा का, वो उसकी रैंक जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होती है। तो राइट आंसर इज बी, 132 का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ टू हाउसेज ऑफ कंट्री? बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। 133 का राइट आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ कंट्री? ठीक है, राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, बट अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें प्रेसिडेंट की, तो इट इज मस्ट क्या, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में इलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी है, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, बताइए। एग्जीक्यूटिव हेड,
फटाफट रिप्लाई करें। नवीन बी बता रहे हैं और डिम्पल ए बता रही हैं। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, बताओ। राइट आंसर ए होगा, ठीक है। राइट आंसर इज ए प्राइम मिनिस्टर। भाई प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है, ठीक है। रियल हेड का मतलब एग्जीक्यूट करने वाला। तो राइट आंसर जो है वो ये होगा कि कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आप आगे ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब स्टैचू है प्रेसिडेंट, बट रियल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने कैबिनेट के साथ कोऑपरेट करके टू रन दी गवर्नमेंट, सरकार रन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? 135, विच ऑफिसर of the government of India has the right to take part in the proceeding of Parliament of India even through he is not a member? बताइए भाई, which officer the government of India has right to take part of proceeding of Parliament, take part of proceeding of Parliament, but not he is a member, but not member of either assemblies, ठीक है। क्या है? तो राइट आंसर इज बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी। राइट आंसर इज बी, एजी। एजी के बारे में आप जानते हैं कि एजी जो है आर्टिकल 148 के बारे में, आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है कि एजी के पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसकी सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बराबर होती है। और ये दोनों ही असेंबलीज में से किसी का भी मेंबर नहीं होता, बट ही हैज राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, प्रोसीडिंग सेशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही असेंबलीज के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब ही कैन सिट, ही कैन स्पीक, बट कांट वोट। ही कैन सिट स्पीक बट कांट वोट। मतलब कि सॉरी 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 नवीन, आर्टिकल 148 तो सीएजी है, आर्टिकल 76 है, ठीक है। आर्टिकल 76 है एजी के रिगार्डिंग, 148 सीएजी के बारे में है। ओके ओके। तो यहां पर आप देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल सीट कर सकता है सेशन में, स्पीक भी कर सकता है, बट कांट वोट, वोट नहीं कर सकता, ठीक है। ये दोनों राइट्स हैं। तो ही वॉज फर्स्ट पर्सन, ही वॉज फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति है, ये पहला पर्सन है जिसको इस तरह के राइट्स दिए गए हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इस तरह के स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 136, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पैनल सेंट्रल एक्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल कैबिनेट? ये मैंने तुम लोगों से सरप्राइज क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है। इसमें बताइए राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, नॉट 15% of the authorized strength of Lok Sabha, not more than 15% of authorized member of Lok Sabha, किसी भी कंडीशन में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब किसी भी कंडीशन में 15% से ज्यादा
लोकसभा के 15% से ज्यादा मेंबर मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू। चलो कौन बताएगा, एक सरप्राइज क्वेश्चन यहां पर बताइए, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये वाला फिगर डिक्लेयर किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू? सरप्राइज क्वेश्चन है सबके लिए, रजनीश, डिम्पल, नवीन, सरप्राइज क्वेश्चन है कि किस एक्ट के थ्रू, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रपोजल आप देखेंगे फाइनल किया गया था कि नॉट एक्सीड ऑफ 15% ऑफ ऑथराइज मेंबर ऑफ लोकसभा। बताइए, बताओ भाई जल्दी फटाफट, सरप्राइज क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया, रिप्लाई करो। डिम्पल, नवीन, रजनीश, रिप्लाई कीजिए फटाफट, फटाफट रिप्लाई कीजिए, बोलो क्या हुआ, किस एक्ट के थ्रू किया गया था भाई? अरे बी तो आंसर है रजनीश, सरप्राइज क्वेश्चन मैंने पूछा है, सरप्राइज क्वेश्चन पूछा है कि किस एक्ट के थ्रू आप देखेंगे 15% किया गया। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 51% का प्रोविजन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ये, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही सेम कंडीशन है, दोनों में ही मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पर सेंट्रल कैबिनेट, इन दोनों के लिए सेम कंडीशन है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉट मोर देन 15%, और स्टेट स्टेट में, स्टेट कैबिनेट में और सेंट्रल कैबिनेट में भी नॉट मोर देन 15%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जी? बताइए राइट आंसर फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। बताइए फटाफट, रिप्लाई, राइट आंसर इज डी। ओहो, राइट आंसर इज डी, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे यहां पर आप एक क्वेश्चन देंगे, सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द पोस्ट वाज क्रिएटेड, हाउ मेनी टाइम्स द पोस्ट हैड क्रिएटेड, कितनी बार ये पोस्ट क्रिएट किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन कितनी बार ये पोस्ट क्रिएट किया गया है बताइए। कब कब? फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू के टाइम, सेकेंड टाइम मोरारजी देसाई के टाइम, थर्ड टाइम अटल जी के टाइम। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है डिम्पल, और चौथा कौन सा है बोलो? एक तो जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मोरारजी देसाई के समय जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के रूप में थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय आडवाणी, और चौथा कौन सा है? चौथा तो किसी के टाइम में नहीं हुआ। तो ये 3 बार आप देखेंगे इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, हालांकि ये इस पोस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां पर कंडीशन ये होती है कि जब दो लोग इतने इफिशिएंट और पावरफुल और दोनों की दोनों बराबर कंडीशंस में है अपनी पार्टी में, एक्सपीरियंस वाइज और आप देखेंगे सीनियर वाइज, तो उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो एक ही है, तो दोनों में से किसी एक को ही प्राइम मिनिस्टर बनना होगा। तो उस कंडीशन में एक को प्राइम मिनिस्टर और एक को उसको चेक इन बैलेंस करने के लिए, खुश रखने के लिए आप देखेंगे वाइस वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है कि आप टेंशन मत लो, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, बाय द वे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तो आप प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क करोगे। ठीक है, तो ये तीन बार इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, बट इट इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138,
हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाउ मेनी टाइम्स? बताइए, हाउ मेनी टाइम्स? राइट आंसर इज डी, देयर इज नो लिमिट. There is no limit. One, two, three, four, five, again and again, till death. Till death. इसका मतलब ये है कि तब तक जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती. मतलब एक बार धरती पर दूसरा कब्र में हो, तब तक भाई साहब ये जो है प्राइम मिनिस्टर अपने देश में बन सकते हैं. देखो कौन कौन से पोस्ट के रिगार्डिंग: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, ये सारे जितने भी पोस्ट मैंने अभी आपके सामने उनका नाम लिया है, इन सारे पोस्ट पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो कोई भी नहीं है. एलिजिबिलिटी में मिनिमम एज 25 ईयर्स है, बट अपर एज देर इज नो लिमिट, देर इज नो क्वालिफिकेशन. ठीक है, कोई भी पर्सन आप देखेंगे इसमें इलेक्ट हो, और जितनी जितनी बार चाहे, मेनी टाइम्स आप वो इलेक्ट हो सकता है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? तो राइट आंसर इज डी, देयर इज नो लिमिट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 139. क्वेश्चन नंबर 139. क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स. व्हाट इज बाई कैमरल लेजिस्लेशन? बताइए. What is right answer? What is right answer? Bicameral legislation means, it means right answer is B, lower and upper house. Bicameral legislation. देखो एक चीज यहां पर आप देख लें कि हम लोग स्टेट लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग बात करें. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, तो यहां पर आप देखेंगे दो कंडीशंस हैं स्टेट लेजिस्लेशन में. कंडीशन क्या है? स्टेट लेजिस्लेशन बाई कैमरल होता है. बाई कैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, अब इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं. इट हैज कॉल्ड लोअर हाउस एंड इट हैज कॉल्ड अपर हाउस. ठीक है, एंड ऑल्सो इट हैज कॉल्ड फर्स्ट हाउस. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज राज्यसभा कॉल सेकेंड हाउस एंड परमानेंट हाउस. ठीक है, तो जैसे मैंने लोकसभा और राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको बताया था, वैसे ही यहां पर स्टेट लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग भी है. तो यहां भी हम इसको लोअर हाउस, फर्स्ट हाउस और टेम्पररी हाउस बोलते हैं. ठीक है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं. ये आप देखेंगे ब्रिटेन, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है कहां से? अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में वहां की असेंबलीज को, वहां की असेंबलीज को अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हैं. तो हमने भी उस वर्ड को आप देखेंगे एक्सेप्ट कर लिया और अपने यहाँ भी लोअर हाउस और अपर हाउस हम यूज करते हैं. बट इट इज नॉट मेंशन इन आवर पार्लियामेंट, सॉरी आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट आप देखेंगे थ्रोली लोग बोलते हैं, कोई इशू नहीं है इस पर. तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें आप स्टेट लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग भी ध्यान में आपको रखना है. क्लियर? क्लियर हुआ जी? इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 140. क्वेश्चन नंबर 140. 140 क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है जी? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ become the prime minister of India if he or she is not member of Rajya Sabha? बताइए. राइट आंसर, अगर कोई मेंबर इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो आपको बताया मैंने कि प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है तो उसके पास
लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप इज मस्ट। अगर लोकसभा, मान लीजिए उसकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी लेके आए, मेजोरिटी से वो पार्टी जीत के आए, बट जो कैंडिडेट ऑफ पीएम है, अगर वो अपने इलेक्शन हार जाता है, तो उस कंडीशन में वो पीएम कैसे बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। वो राज्यसभा की सीट से पीएम बन सकता है, राज्यसभा की सीट से। तो यहां पर क्या है कंडीशन? तो अगर ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ही वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही कैन टेक मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एज 25 ईयर्स उसकी होनी चाहिए, और इसमें 30 ईयर्स। ठीक है, ऐसे कुछ 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ही हैड टेकन मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा एंड बियर पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन? मैंने आपको पीछे बताया था कौन कौन थे जी। तो आई के गुजराल, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद देवगौड़ा, और फिर मनमोहन सिंह। देयर आर 4 प्राइम मिनिस्टर who taken membership of Rajya Sabha and hold post of prime minister. ठीक है, आई के गुजराल, इंदिरा गांधी, उसके बाद देवगौड़ा, एस डी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो राइट आंसर इज 25 ईयर्स। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, हु अमंग द फॉलोइंग is also the chairman of the planning commission? Who among the following is also the chairman of planning commission? बताइए राइट आंसर। कौन है जो प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन होता है? राइट आंसर, गिव मी राइट आंसर फटाफट। राइट आंसर इज सी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, आप देखेंगे कि अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई सारे और डिफरेंट चीजों के चेयरमैन होता है ऑलरेडी। एक तो अभी तो ये जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग फॉर्म किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, ऑल्सो चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक कमीशन। ठीक है, एटॉमिक कमीशन। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल और एटॉमिक कमीशन। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर इज सी। तो यहाँ प्लानिंग कमीशन नहीं, उस समय जब एग्जाम हुआ था तो प्लानिंग कमीशन था, बट राइट नाउ प्लानिंग कमीशन हैज कन्वर्ट इन नीति आयोग। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अरे इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर हो गया? डिम्पल, नवीन, रजनीश, कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142, who has served maximum time as the prime minister of India? Who has served maximum time as the prime minister of India? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग रिप्लाई करेंगे इसका। Who has maximum time as the prime minister, served maximum time, maximum time? Give me right answer as fast as right answer। राइट आंसर ए और बी, ए और बी। Jawaharlal Nehru has served maximum time. How many times? 2 tenure। ठीक है, 2 tenure। और इंदिरा गांधी ने, नवीन रिप्लाई करो मुझे, 1947 से लेकर और 1964 तक, 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ने सर्व किया। ठीक है,
और इंदिरा गांधी ने कितने साल तक सर्व किया है? बहुत इजी है, अगर तुम लोग टेन्योर पता करोगे देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, ओनली 11 ईयर्स। हाँ, अगर इंदिरा गांधी की डेथ नहीं होती 1984 में, तो मे बी इंदिरा गांधी का टेन्योर सबसे ज्यादा होता। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। ओके, राइट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया यहां तक? भाई सीधे सीधे आप देखिए 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ने रूल किया, और उसके बाद आप देखेंगे फिर लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद आ गई इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने पहला टर्म पूरा किया, दूसरे टर्म में इमरजेंसी लगा दी, फिर आ रही, और फिर तो ऑलमोस्ट 11 साल तक रूल किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, जो लाइव हैं उनके कमेंट्स तो मुझे मिल ही रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। कि इंग्लिश के आज तो मैंने पूरी तरह से इंग्लिश में ही बताने की कोशिश की है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन इसके अलावे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पर व्हाट्सएप करके मुझे कमेंट बता सकते हो। अगली बार अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो अपन उस पर उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट, थैंक यू।